नमस्ते। स्वागत है। यही है इतिहास, बाकी सब बकवास पॉडकास्ट में। आज हम आपको ले चलते हैं 1940 के दशक के उस तूफानी दौर में, जब कलकत्ता, जो भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, सांप्रदायिक तनाव और बंटवारे की आग में धधक रहा था। लाहौर प्रस्ताव से लेकर ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स तक, यह शहर भारत के दर्द और अशांति का प्रतीक बन गया था। ये हैं असली बंगाल फाइल्स। क्या आप तैयार हैं? कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1940 से। लाहौर में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन। आया आया, बंगाल का शेर आया। नारों के बीच बंगाली नेता फजलुल हक मंच पर आते हैं। उन्हें देखते ही मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, जब शेर आता है तो भेड़ को रास्ता देना पड़ता है, और वे किनारे हट जाते हैं। उस दिन हक लाहौर प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसने पाकिस्तान की मांग की नींव रखी और बंगाल को सांप्रदायिक आग की ओर और धकेल दिया। 1941 में यही फजलुल हक, पाकिस्तान विचार के संस्थापक और हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाँ वही, जो आगे चलकर बीजेपी के नायक बने, एक साथ आए और बंगाल में प्रगतिशील गठबंधन प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार बनाई। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन हिंदू महासभा समर्थित बंगाल सरकार ने ब्रिटिशों का साथ दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्रिटिशों को लिखा, हमें ब्रिटिशों पर भरोसा करना होगा, प्रांत की रक्षा और आजादी के लिए। पर असलियत यह थी कि यह कुर्सी का भरोसा था, जनता की पीड़ा की परवाह नहीं। यह अवसरवादी गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 1946 का कलकत्ता। हवा में तनाव, गलियों में बेचैनी, दिलों में डर। मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ चुकी थी और समाज धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा था। और फिर आया डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग, जिन्ना के नेतृत्व में, ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। उद्देश्य था अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और संप्रभुता की मांग को शक्ति देना। लेकिन कलकत्ता में यह एकता का प्रदर्शन नहीं, खून खराबे का तूफान बन गया। ब्रिटिश इतिहासकार H.V. हॉडसन अपनी किताब द ग्रेट डिवाइड में लिखते हैं, मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नेतृत्व में लीग मंत्रालय ने 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, यह बेहद खतरनाक कदम था। शैतान को खाली हाथों के लिए काम मिल गया। दोपहर तक कलकत्ता की गलियों में हजारों लोग जमा हो चुके थे। ज्यादातर मुस्लिम, हाथों में लाठियां, लोहे की छड़ें, फावड़े और बांस के डंडे। सुहरावर्दी के उत्तेजक भाषणों ने माहौल को और भी विस्फोटक बना दिया। 1941 की जनगणना कहती है, बंगाल प्रांत में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, लेकिन कलकत्ता में 33% हिंदू और सिर्फ 23% मुस्लिम। यह असमानता तनाव को और भड़काने वाली बनी। हॉडसन लिखते हैं, 3 दिनों में लगभग 20,000 लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। सड़कें लाशों से अट्टी पड़ी थीं। हर समुदाय के पुरुष, महिलाएं, बच्चे। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, 16 अगस्त की सुबह मुस्लिम भीड़ धार्मिक उन्माद में झुग्गियों से निकली। उनके हाथों में लाठियां, लोहे की छड़ें, फावड़े, कुछ भी जिससे इंसानी खोपड़ी तोड़ी जा सके। उन्होंने रास्ते में आने वाले हर हिंदू को बेरहमी से पीटा और उनके अवशेष शहर की नालियों में ठूंस दिए। बाद में हिंदू भीड़ ने मुस्लिमों पर हमला बोला। कलकत्ता ने अपनी हिंसक इतिहास में इतने भयानक 24 घंटे पहले कभी नहीं देखे। पहली लहर में मुस्लिमों ने हिंसा शुरू की, पर शहर में अल्पसंख्यक होने के कारण वही सबसे बड़े शिकार बने। हॉडसन लिखते हैं, विशेष रूप से सिख, जो संख्या में कम थे लेकिन हथियारबंद और मोटरसाइकिलों पर सवार थे, ने मुस्लिम बस्तियों का जमकर कत्लेआम किया। द स्टेट्समैन ने उस दौर की तस्वीर खींची। कोई ट्रेन नहीं, कोई अखबार नहीं, बस मलबा और मौत। मरने वालों की संख्या 4,000 से लेकर 10,000 तक बताई गई। मुख्यमंत्री सुहरावर्दी पर घोर लापरवाही का आरोप लगा। अधिकारियों ने उन्हें कहा, गुंडों का राजा। कलकत्ता की आग नोआखाली तक पहुंची। दोस्तों, हम एक
चमत्कार देखने वाले हैं। कलकत्ता का चमत्कार। नवंबर 1946 गांधी नोआखाली पहुंचे। 2 महीने तक पीड़ितों को सांत्वना दी, सुलह की कोशिश की। अगस्त 1947 कलकत्ता फिर जल रहा था। 9 अगस्त 1941 को गांधी कलकत्ता पहुंचे। उनकी असल योजना नोआखाली लौटने की थी, लेकिन स्थानीय नेताओं, खासकर सुहरावर्दी, जिन पर 1946 के दंगों का दाग था, ने उनसे रुकने की गुजारिश की। गांधी के सचिव प्यारेलाल लिखते हैं, मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने गांधी जी से कहा, आप कलकत्ता में रहकर मुस्लिमों की रक्षा कीजिए। गांधी जी ने कहा, मैं तभी रुकूंगा अगर आप नोआखाली के हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। सुहरावर्दी ने गुहार लगाई कि मुस्लिम खतरे में हैं। गांधी बोले, मैं तभी रहूंगा अगर हम साथ मिलें और तब तक काम करें जब तक हर हिंदू और मुस्लिम अपने घर सुरक्षित न लौट जाए। अगर नोआखाली में एक भी हिंदू को नुकसान हुआ तो मैं यहां नहीं रुकूंगा। 13 अगस्त गांधी चले गए बेलिया घाटा की जर्जर हायदरी मंजिल में रहने। उनके आग्रह पर सुहरावर्दी उनके साथ रहे। मुस्लिम बहुल झुग्गी जो हिंदू बस्तियों से घिरी हुई थी, एक नो मैन्स लैंड, और वहीं से उन्होंने शांति का प्रयोग शुरू किया। गुस्साई हिंदू भीड़ ने वहां पहुंचकर सुहरावर्दी पर पत्थर बरसाए और नारे, गांधी वापस जाओ। लेकिन गांधी ने लोहे की इच्छा शक्ति के साथ उनका सामना किया। गांधी छत पर आए और बोले, मैं हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की सेवा करने आया हूं। अगर तुम फिर पागल हुए तो मैं इसे जिंदा नहीं देखूंगा। यह चेतावनी थी, मौत तक उपवास करने की। भीड़ शांत हो गई। थोड़े ही दिनों बाद सुहरावर्दी ने सार्वजनिक रूप से 1946 के दंगों के लिए माफी मांगी। गांधी ने रोजाना अंतरधार्मिक प्रार्थना सभाएं शुरू की, कुरान, गीता और बाइबल सबके पाठ के साथ। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में आजादी का जश्न। कलकत्ता में चमत्कार, हिंसा अचानक थम गई। हिंदू और मुस्लिम हायदरी मंजिल पहुंचे। जय हिंद के नारे लगे। दोनों समुदाय साथ आए। गांधी के साथ भोजन साझा किया। बच्चे देशभक्ति के गीत गाने लगे। प्रेस ने नाम दिया, कलकत्ता का चमत्कार। गांधी ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो नैतिक प्रेरणा का नतीजा है। हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 31 अगस्त एक हिंदू युवक पर मुस्लिमों के हमले की खबर से दंगे फिर भड़क उठे। हथियार उठे, लूटपाट और कत्ल ओगारत शुरू हुआ। 1 सितंबर गांधी ने ऐलान किया, मैं तब तक उपवास करूंगा जब तक कलकत्ता में शांति न लौट आए। सिर्फ नींबू पानी पर बैठे पहले से ही कमजोर गांधी लगातार कमजोर होते गए। 73 घंटे बीते। प्यारेलाल लिखते हैं, हजारों लोग उनसे मिलने आए। दंगाइयों ने हथियार, तलवारें, बंदूकें, बम समर्पण किए। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख सभी ने वचन दिया, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, चाहे अपनी जान क्यों न चली जाए। कलकत्ता शांत हो गया और शांति बनी रही। 4 सितंबर 1947 गांधी ने सुहरावर्दी के हाथों से संतरे का रस पीकर उपवास तोड़ा। 7 सितंबर को वे दिल्ली रवाना हुए। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को कहा, गांधी एक व्यक्ति की सीमा सेना है। उनके उपवास ने हजारों जानें बचाईं। लेकिन गांधी दुखी थे। आजादी खून से सनी हुई आई है। बेलिया घाटा की वही हायदरी मंजिल, अब गांधी भवन, अब भी उस करिश्मे की गवाह है। वहां उनका चरखा है और वे हथियार भी जो दंगाइयों ने उनके चरणों में रख दिए थे। जब 50,000 ब्रिटिश सैनिक पंजाब में हिंसा को नहीं रोक पाए, तब एक व्यक्ति ने बंगाल में नरसंहार को चमत्कार में बदल दिया। लेकिन एक साधारण से बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति ने इस नरक को शांति में बदल दिया। यह है कलकत्ता के शांति चमत्कार की कहानी। श्रोताओं, गांधी की यह विरासत हमें सिखाती है, एकता और प्रेम की ताकत हर तूफान को शांत कर सकती है। सोचिए, क्या हम आज भी ऐसी ही हिम्मत दिखा सकते हैं? अगले एपिसोड तक अपने दिल में शांति और एकता को जरूर जगह दीजिए। जय हिंद।